हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम देखेंगे अध्याय 6। अध्याय 6 के अंतर्गत हम आज अध्ययन करेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आप कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या होगा? वे कौन-सी वस्तुएँ हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? देखिए वास्तव में जो देखिए यहाँ पे बहुत सारी वस्तुओं को दिया है कैसे-कैसे परिवर्तन होता आ रहा है और आगे दे रहा है कि वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है। फिर भी हम अपने चारों ओर कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं, शायद बहुत सी वस्तुएँ। क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारी तरफ बहुत सारे ऐसे वस्तुएँ होती हैं जिसमें हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। खेतों में अगर फसलें देखें तो फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। पत्तियों का रंग बदलता रहता है, कभी हरी तो कभी सूख कर ये पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं, उनका रंग बदलता रहता है, फिर वो मुरझा जाते हैं। तो क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होते हैं? क्या ऐसा कोई परिवर्तन हम अपने शरीर में देखते हैं? तो हम देखते हैं कि हमारे जो नाखून हैं, वो बढ़ते हैं, हमारे बाल भी बढ़ते हैं और हम भी बढ़ कर के क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं। और एक वो उसकी एक आयु सीमा होती है वहीं तक। फिर हम देखते हैं कि वो परिवर्तन एक समय के बाद वो रुक जाता है। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ता है। तो क्या आपको ये पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं और कुछ परिवर्तन हम देखते हैं कि बहुत तीव्र गति से होते हैं और कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं कि जो बहुत धीमी गति से होते हैं, जो हम बहुत सालों में देख पाते हैं। इसमें देख रहे हैं हम कि क्या कुछ परिवर्तनों को साथ-साथ समूहों में हम रख सकते हैं? जैसे हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? यदि इनमें से कोई समानता मिलेगी तो वो हमारे लिए सहायक होगी। यानी एक प्रकार के एक समान कोई परिवर्तन हो रहा है किसी वस्तु में तो हम एक समूह में रखेंगे। उससे डिफरेंट है, उससे अलग है तो उसे अलग ऐसे हम समूह बना सकते हैं समानता के आधार पे। आगे देखते हैं दिया है कि क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? तो आइए इसे देखते हैं हम क्रियाकलाप 1 के माध्यम से। जैसे एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए। सावधानी बरतें कि वह फट न जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया। अब उसकी हवा निकल जाने दें। तो हम देखिए उसमें हमने हवा भरा, उसमें भी परिवर्तन हुआ। गुब्बारा कहाँ सिकुड़ा हुआ था, फिर पुनः हमने हवा भरा, उसका आकार बदल गया, यानी उसमें भी परिवर्तन हुआ। पुनः जब गैस निकल जाएगा तो क्या होगा, उसका आकार या आमाप में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये हम देख रहे हैं कि तुरंत हम अपने सामने कर पा रहे हैं उसे। क्रियाकलाप में 2 दिया है कि एक कागज का टुकड़ा लें और उसे जैसे चित्र दिया हुआ है, नीचे हम चित्र देखेंगे उसमें, उसके अनुसार मोड़ें और इससे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कीजिए। तो हम कागज को भी कहें कि उसे मोड़ करके एक अलग ही उसको परिवर्तन लाकर उसमें एक अलग रूप दे दिए हैं। तो वो हम अपने सामने देख पा रहे हैं, यानी कहें कि वो बहुत अल्पकालिक परिवर्तन हम कर पा रहे हैं उसमें। क्रियाकलाप 3 में दे रहा है कि परिवर्तन के बारे में। इसका ये उदाहरण इसमें दिया है कि आप गूथे हुए आटे की एक लोई बनाएं और इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। शायद आप इसके आकार से खुश न हो तो इस रोटी को दोबारा लोई में आप इसे परिवर्तन करिए। तो जैसे इसका हम रोटी को आटा बना रहे हैं, उससे हम रोटी का आकार बार-बार कई बार परिवर्तित कर सकते हैं जब तक कि रोटी पकी नहीं हो तब तक। तो ये भी परिवर्तन के बारे में बता रहा है। अब दे रहा है कि जैसे हमने क्रियाकलाप 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, तो इनके बारे में सोचिए कि इसमें से एक जैसा क्या रहा है, इसमें एक जैसा क्या हमने देखा है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाएगा? हाँ, तो वो सही है, उसका गैस हम निकाल देंगे तो वो अपने पूर्व आमाप में आ जाएगा। क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? तो आकार तो बदल चुका है हवाई जहाज बनाने के बाद कागज का। फिर आगे दे रहा है क्या गूथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या इन तीनों हम जो क्रियाकलाप देखे हैं, इसमें यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है, उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं, उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। यानी ये इस प्रकार के परिवर्तन है, हम इन सबको एक समूह में रख सकते हैं। फिर आगे दे रहा है कि आइए इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से हम करके देखते हैं।
तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं इसे। जैसे यहाँ दिया है क्रियाकलाप 4 दिया है, अब इसमें दिया है कि आप उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में हमने उपयोग किया है और उसको उसके पूरे अमाप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से अब कसकर हम बांध देते हैं उसे। पुनः गुब्बारे में अपनी नुकीली जो पेंसिल होती है उसे छेद कीजिए, तो क्या होगा, वो गुब्बारा क्या होगा, फट जाएगा। उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन हम पुनः अब उसको उसके जो प्रारंभिक आमाप था उसमें इसे नहीं बदल सकते हैं इस परिवर्तन में। जैसा कि हमने पहले क्रियाकलाप में देखा है कि उसके पहला आमाप अपना गुब्बारा ले रहा था, हवा निकल रहा था। तो क्रियाकलाप 5 में दिखा रहा है कि अब आप वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे हमने क्रियाकलाप 2 में हमने प्रयोग किया है और उसके ऊपर एक हवाई जहाज का रेखा चित्र बनाइए तथा उसे बाहरी रेखा के साथ साथ काटिए। अब हमने मान लीजिए ये पेज है, इसमें दिखाया गया क्रियाकलाप करके, तो इस पेज पे ये हवाई जहाज का आकार बनाया गया और इसे उसके उसी आकार में काट लिया गया। तो जैसा हमने पहले बनाया था कागज का हवाई जहाज, जिसमें उसे अलग प्रकार का परिवर्तन करके बनाया, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब इसको पुनः पेज के रूप में वैसे ही पेज अपना माप नहीं ले सकता इसमें। क्रियाकलाप 3 में दे रहा है कि अब हम गूथे हुए आटे की लोई से अब रोटी बिल्कुल उसे तवे पर सेकिए। अब इसे हमने रोटी पका ली। अब क्या होगा, अब इसमें दे रहा है कि यदि आपसे वही 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। क्या ये सारे क्रियाकलाप के बाद पुनः अपने अमा पे अपना पूर्ववर्ती रूप ले सकते हैं, तो इसका आंसर होगा कि वापस उसे उस रूप में नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व आमाप में परिवर्तन हो जाता है। तो हमने प्रयोग किया, अब वो धीरे धीरे उसका आमाप घटने लगता है। तो क्या इस परिवर्तन को दे रहा है कि क्या इस परिवर्तन को हम उलट सकते हैं, यानी जैसे पेंसिल से हमने लिखा तो क्या पुनः पेंसिल प्राप्त कर सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पे काम करते जरूर देखा होगा, वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी पुनः उसे प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो जब पकाने के बाद उसको उत्क्रमित हम नहीं कर सकते हैं। जब तक वो कच्ची मिट्टी है या उसका जो मिट्टी का बर्तन होता है, जब तक वो नरम है तब तक हम उसको रूप परिवर्तित कर सकते हैं, बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लेकिन जब उसको पकाए जाने के बाद हम उसे पुनः उसके उत्क्रमित परिवर्तन में नहीं ला सकते हैं। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं और आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है, या फिर दूसरा तरीका, क्या उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ दिया है परिवर्तन और फिर उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं में इसका जवाब देना है। तो परिवर्तन जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, हमने क्या यहाँ पे दिया उत्क्रमित किया जा सकता है, तो ये नहीं किया जा सकता है क्योंकि अब उबले हुए अंडे से हम उसे कच्चे अंडे में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। फिर दिया है गाढ़े घोल से इडली यदि बना लेते हैं तो इसे भी नहीं किया जा सकता है। फिर दे रहा है गीले कपड़े से सूखे कपड़े, अब सूखे कपड़े हो गया तो सूखे कपड़े से हम उसे यदि पानी में फिर डालते हैं तो उसे हम गीले कपड़े में बदल सकते हैं। जैसे ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, तो ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो स्वेटर है उसको पुनः उभार सकते हैं और उसे फिर हम पुनः धागा बना सकते हैं। तो इसे क्या किया जा सकता है, उत्क्रमित इसे किया जा सकता है। अनाज से बनाया गया आटा, तो आटा को उत्क्रमित हम नहीं कर सकते हैं। अब आटे को हम गेहूं में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं, उसी प्रकार दिया है ठंडे दूध से गर्म दूध, तो गर्म दूध को पुनः ठंडा कर सकते हैं। फिर दिया सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, तो इसको हम कर सकते हैं उत्क्रमित कर सकते हैं क्योंकि सीधी से कुंडली, तो कुंडली से हम सीधी कर सकते हैं। कली से फूल, तो ये एक बार बनने के बाद फिर उत्क्रमित नहीं हो सकता है। दूध से पनीर, ये भी नहीं हो सकता है। गाय के गोबर से बायोगैस, इसके बाद ये भी नहीं हो सकता है। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड और जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, तो इसे हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उदाहरण दिया है कि किन किन वस्तुओं को हम किन किन परिवर्तनों को उत्क्रमित कर सकते हैं या किन्हें नहीं कर सकते हैं।
आगे दे रहा है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? तो आइए इसमें देखते हैं क्या-क्या अन्य तरीके दिया हुआ है। इसमें दे रहा है कि हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या आप इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? जैसे देखिए कि दिया हुआ है लोहे के औजारों का चित्र यहाँ पे दिया हुआ है। दिया है कि लकड़ी के हत्थे लगने से पहले औजार प्रायः गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में जो लोहे के फलक होते हैं, फलक में एक वलय होता है, एक होल होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसाया जाता है और साधारणतया इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को क्या करते हैं? हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को हम गर्म करते हैं जिससे कि उसका आकार क्या होता है? थोड़ा बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है या फैल जाता है। तो अब हम उसमें जो हत्था होता है लकड़ी का उसे आसानी से इसमें फंसा देते हैं और जब वलय ठंडा होता है तो वो सिकुड़ जाता है तो उसमें बिल्कुल फिट हो जाता है, उसमें उसको कसा जा सकता है, टाइट हो जाता है। तो जैसे ये हत्थे पर क्या होता है कस जाता है और इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग हम बैलगाड़ी के लकड़ी के जो पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए करते हैं और धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा-सा छोटा बनाते हैं ताकि गर्म करने पर इसे हम क्या कर सकें, गर्म करने पे रिम पहिए पे फँसाया जा सके। आगे दे रहा है देखिए ये दिया हुआ है, ये लकड़ी का पहिया और ये लोहे की धातु की रिम है ताकि इसमें फँसाया जा सके। फिर दे रहा है कि अब पहिए के जो किनारे होते हैं, पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे कि रिम क्या हो ठंडा हो जाए उस पे कस जाए वो ऊपर से पहिए लकड़ी के पहिए के ऊपर कस जाता है, वो धातु का रिम। आगे दे रहा है कि जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद यह उबलना शुरू हो जाता है और अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहें तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसमें कैसे परिवर्तित होता है? इसमें क्या होता है कि जो जल होता है, जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ये हमने अध्याय 5 में इस क्रियाकलाप को देखा था, पढ़ा था। अब हम क्या कर सकते हैं? हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पे बर्फ पिघल जाता है और यह किसमें बदल जाता है? गर्म करने पे बर्फ फिर जल का रूप धारण कर लेता है। क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? तो पुनः हम जल को फिर पुनः ठंडा करके उसे हम बर्फ में बदल सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है कि पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं, जब तक लाल ना हो जाए। जब ये मुलायम हो जाता है तब उसको हम पीट कर इच्छानुसार क्या कर सकते हैं? उसका आकार परिवर्तित कर सकते हैं। तो हम क्या धातुओं में भी उसको गर्म करके उसको उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं। क्रियाकलाप 7 में दे रहा है कि आप एक और परिवर्तन देखने के लिए हम एक छोटी-सी मोमबत्ती लीजिए और उसकी लंबाई एक स्केल से मापें कि हाँ, कितनी लंबा हमने इस मोमबत्ती लिया हुआ है और इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएँ। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दें तथा पुनः उसकी लंबाई मापें। तो उसके बाद फिर हमने उसकी लंबाई मापते हैं तो क्या हमें देखने को मिलेगा? क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? उसका वही आकार छोटा हो जाएगा जलने के बाद मोमबत्ती का। इसके बाद क्या होगा? क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि हम कुछ मोम बर्तन में लें और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? जैसे उसको हमने क्या किया, गर्म किया, पिघलाया, फिर उसको उसको हम उस आकार में फिर पुनः उसे हम बना सकते हैं। आगे दिया है कि क्रियाकलाप 7 में हमने जैसे धूप बत्ती से इसको दोहराएं जब तक ये पूरी तरह से जले। प्रतीक्षा करें धूप बत्ती में क्या परिवर्तन हमें देखने को मिला है, ये हम परिवर्तन को देखें। फिर धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख भी बनाएगा, कुछ उसमें से गैस निकलेंगे, गैस के रूप में भी कुछ पदार्थ उसमें से निकलेंगे। तो हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते हैं परंतु उनकी मनभावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। फिर इसे पूछ रहा है क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित किया जा सकता है? तो धूप बत्ती को पुनः जलने के बाद हम उसे उसके प्रारंभिक रूप में नहीं पहुंचा सकते हैं। इसी प्रकार माचिस की जो तिल्ली है इसमें क्या परिवर्तन हुए जिसे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया, तो उसको भी माचिस की जो तिल्ली होती है उसे उसको भी हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं।
इसमें दे रहा है कि अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हों, तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? अध्याय 4 में हमने जैसे नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? तो उसमें हमने परिवर्तन देखा था कि इस परिवर्तनों को उत्क्रमित करना संभव है। अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था, और इस प्रकार क्या हम यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो हम उसे उत्क्रमित कर सकते हैं कि उसको गर्म करेंगे, पानी उसमें से निकल जाएगा और क्या हम पुनः नमक को प्राप्त कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं कि उस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं। आगे दे रहा है कि इसके बाद वो पहेली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? तो गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाते हैं, फिर दूध को हिलाकर कुछ घंटे के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाती है। फिर ये भी एक प्रकार का हमें परिवर्तन देखने को मिला वस्तुओं में या फिर दूध में। तो ये फिर पूछ रहा है कि क्या इस परिवर्तन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं? यानी हम क्या फिर दूध से दही बन गया तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? तो इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं, और हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ परिवर्तन अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हम अधिकांशतः देखते हैं कि जितने भी वस्तुओं में जो भौतिक परिवर्तन होते हैं, तो भौतिक परिवर्तन जो हम करते हैं उसको हम पुनः उस उत्क्रमित कर सकते हैं, लेकिन अधिकांशतः इसमें से जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन जिन वस्तुओं में जिन क्रियाओं के माध्यम से होता है, उसे पुनः हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो आगे हम इन प्रकार के परिवर्तनों को आगे वाले अध्याय में देखेंगे, और इसमें दिया है कि और इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे आगे आने वाले अध्याय में। इसमें हमने प्रमुख बातें इसमें अध्ययन किया है, जैसे परिवर्तन क्या होता है, संकुचन, वाष्पन, प्रसार व गलन। जैसे इसमें हमने देखा है कि मुख्य रूप से उत्क्रमित क्या होता है, उत्क्रमण। इसमें दिया है कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी उसको प्रारंभिक अवस्था में उस वस्तु को लाया जा सकता है या नहीं। फिर है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के हमने परिवर्तनों को देखा है, और अन्य प्रकार के इसका विस्तृत अध्ययन हमने आगे आने वाले अध्याय में करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।